साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए दो लाइनें हम आप लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि वाकिफ कहाँ अभी है जमाना हमारी उड़ान से। वाकिफ अभी कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से। अरे वो और लोग थे जो हार गए आसमान से। आप लोग हारने वाले नहीं हैं। आप लोग तो जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। पूरा विश्वास है हमें भी और आपके आप अपने घर वालों को भी। आइए करंट अफेयर्स की दमदार क्लास शुरू करते हैं। सभी छात्र कह रहे थे कि कल वाली क्लास बहुत अच्छी थी, स्टैटिक जीके उसमें बहुत अच्छा था। आज भी मैं प्रयास करूंगा पिछली क्लास से आने वाली क्लासेस सभी आपको बड़ी मज़ेदार लगें और पढ़ाई के साथ साथ हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना, क्लास पढ़ना, ख़त्म करना, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। पूरी वीडियो जो लोग देखेंगे वो पूरा आनंद लेंगे और जो जल्दी में हैं वो तो कब के चले गए और वे जो बचे हैं अभी थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाएंगे। तो जो आए हैं डेकोरेशन देखने उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पूरी क्लास देखेंगे उन्हें पूरा आनंद मिलने वाला है। आइए जोरदार शुरुआत करते हैं, धमाकेदार। पीछे के शोर शराबा को भूल जाइए, सिर्फ हम और आप, हमारी बातें और आप सुनेंगे और आपकी बातें हम नहीं सुनेंगे। आप लिखेंगे तो हम जरूर देखेंगे। आइए पहली क्लास लेते हैं। युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो ये भैया शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्रालय क्यों किया है? क्यों किया है? इसलिए किया है कि जितने हमारे नव युवा हैं, 18 से 30 साल तक के जो भी युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके, उन्हें हम स्वरोजगार के लिए तैयार कर सकें और ऐसे राज्यों के लोग जो अभी सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उस वहाँ के भी लोग भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। आइए थोड़ा सा स्टैटिक जीके जानते हैं इसके बारे में। युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया गया, किसने किया है? देखिए कौन कौन मौजूद था। खेल मंत्री थे मौजूद। अब दोस्तों इसका पढ़ाने का मतलब यह है कि सभी मंत्रियों को आप जान जाइए। खेल मंत्री हमारे कौन है? खेल मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। अगर मैं पूछूं कानून मंत्री कौन है, तो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगर मैं बोलूं पर्यटन और संस्कृति मामलों के मंत्री कौन है? तो ये कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं और इनकी अध्यक्षता में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं उनके लिए है। पूर्वोत्तर राज्यों से 300 से 700 युवा भाग लेने वाले हैं इस कार्यक्रम में। जैसा आप चाहते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से अध्ययन, तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। नोट करेंगे, हर एक चीज को जानेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रशासन अलग अनुसूची में है। संविधान की 12 अनुसूची हैं। संविधान की 12 अनुसूची आपको ऐसे याद होनी चाहिए। अनुसूची 1 केंद्र भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 2, अनुसूची 3 शपथ, 2 वेतन भत्ते और चौथा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 5वां अनुसूचित क्षेत्र जनजाति,
छठा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशासन, 7वां सूचियों का बंटवारा, 8वां भाषा, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं नगर पालिका पंचायत, 12वीं नगर पालिका, 12 अनुसूची हैं। ऐसे आपको याद होनी चाहिए। आइए हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्दी और बहुत कुछ पढ़ना है हमको इतनी तेज चलना है कि अगर जो हमसे आगे भी निकल चुका है उसको भी हम पीछे कर देंगे। साथ वालों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और जो हमसे पीछे हैं अरे वो तो हमें छू भी नहीं पाएंगे। ऐसी मनोधारणा के साथ में हम पढ़ाई करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहकर तैयारी करेंगे और देखना एक दिन मंजिल आपके पास होगी। ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन जी ने जीता है। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप समझ गए। अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री हैं और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। पर्यटन और संस्कृति मामलों के मंत्रालय जी किशन रेड्डी जी हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में इसका उद्घाटन लॉन्च किया गया, युवा संगम पोर्टल। इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? वंडर्स, किंग्स और मर्चेंट्स, ये इनकी बुक है। इसके लिए इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर दिया गया। उसमें इनको क्या क्या दिया गया? उसमें इनको एक प्रतिमा दी गई प्लस 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। बहुत अच्छा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखता हूँ कितने विद्यार्थियों को मालूम है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी हमारे होनहार विद्यार्थी जिन्होंने कसम खा रखी है कि अब मंजिल पाकर ही दम लेंगे। जब तक मंजिल नहीं मिलती हम रुकने वाले नहीं हैं, न ही थकने वाले हैं। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। अगर धीमी धीमी भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो अच्छा है, बजाय बिल्कुल बिना प्रोग्रेस के। इसलिए ध्यान रखेंगे, आप मन से पढ़ाई करिए, बाकी सब आप हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है। शनिवार को टेस्ट है, सौरभ सर आ चुके हैं। 2 दिन के लिए वो बाहर गए थे, अब वो पहुंच चुके हैं। कल सुबह वाले बैच में आपके सामने होंगे। सभी विद्यार्थी करेक्ट 8 बजे आ जाएंगे। मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि 8 बजे से बैच शुरू होता है। कम से कम विद्यार्थी को 7:30 पौने 8 बजे तक घर से रवाना कर दें। अगर आपका विद्यार्थी लेट आ रहा है या घर से देर से निकल रहा है तो उसे जल्दी जाने के लिए प्रेरित करें। इससे बैचेज समय अनुसार चल सकें। हम लोगों को पढ़ाने में भाई साहब इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। इसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सब कुछ पढ़ाना ही मान लिया है। मैं देखना चाहता हूं एक बार लखीमपुर जैसे कला के क्षेत्र में सबसे आगे है। मैं चाहता हूं वनडे एग्जाम्स में भी लखीमपुर का नाम रोशन हो और यहाँ के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा रोजगार लें। जैसे स्वच्छता के रूप में इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। क्या मेरा ये कभी सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि मेरा ये सपना आप लोगों पर निर्भर है। मेरे खुद पर होता तो मैं पूरा कर देता, लेकिन फिर भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए देखें ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इनका नाम है एरन फिंच। क्या नाम है इनका? एरन फिंच। 12 साल का कैरियर इन्होंने समाप्त कर दिया।
12 साल का इनका करियर था। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए, कोई और नौजुवान आएगा जो इनके जैसा नहीं तो इनसे लगभग ठीक ठाक खेलेगा, कोई बात नहीं है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन है? सब जानते हैं इस क्वेश्चन को। इंदौर है। इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सारे कमेंट बॉक्स में पिछली कक्षाओं में लिखे हुए हैं। एक चीज को मैं बार बार नहीं कहता, जो नए विद्यार्थी हैं वो पुरानी वीडियोस को जरूर देख लेंगे। ऐसे मतलब जानकर बहुत खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि सर हम पिछला जो है एक वीडियो देखकर और सब कुछ नोट कर और नोट्स बना लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, विश्वास मानिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं एक दिन आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में है और मैं आपको बताऊं 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अभी मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा। और ये 10 फरवरी को खोला जाएगा और 14 फरवरी को बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन बॉन्ड और FD में अंतर होता है दोस्तों। FD ये क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट होता है। जैसे आप किसी बैंक में पैसा जमा किए और फिर वो पैसा आप ही निकाल सकते हैं। बॉन्ड के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप उस पैसे को बॉन्ड के माध्यम से किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इंदौर में क्या क्या हुआ। देखिए, इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, याद रखेंगे। दूसरी बात एक और याद रखेंगे, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया? तो ये भी किया गया कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, ताकि फिर कभी जीवन में ये बात भूलो ना, ठीक है। अच्छा तो तब लगता है जब एक विद्यार्थी ने कहा कि सर सिलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, वीडियो तो आपका हमें रोज देखना ही है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। कहा इससे जो है थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपडेट भी रहूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। पढ़ने की जब लत लग जाएगी, पढ़ने के सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। आइए बात करें, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक किसने लॉन्च किया है? हाइड्रोजन से ट्रक चलने वाला लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। और कहाँ ये लॉन्च हुआ है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन विश्व में सबसे पहले किसने लॉन्च की है? एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने लॉन्च की है? पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जिनको याद है छाप दो कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें याद है, नहीं याद है तो पीछे जाकर देखो। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि ये 0 कार्बन उत्सर्जन करेगा, कम लागत लगेगी, 0 कार्बन उत्सर्जन होगा। और दूसरी बात, इस ट्रक की खास बात क्या है? शोर नहीं करता, चुपचाप निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, उसी प्रकार से दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक आ गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी लॉन्च कर दी जाएगी दिसंबर 2023 तक। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मैं सोच ही रहा था कि पूरी क्लास में एक बार भी छींक नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो असंभव है ना। ठंड दोस्तों धीरे धीरे गायब हो रही है, इसलिए बच्चे तैयारी की ओर मुड़ रहे हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थी अभी कोचिंग में पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो वो अगर तैयारी करना चाहते हो, अगर उन्होंने थोड़ा सा देश दुनिया देख ली हो, घूम ली हो, तो आ जाए दोस्तों। यही ब्लैक बोर्ड है, अरे अभी तो ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन दोस्तों जिंदगी में काले रंग को लोग अशुभ कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही काला रंग लोगों की किस्मत बदल देता है, लोगों की जिंदगी बदल देता है, लोगों को बदल के रख देता है यही काला रंग। इसलिए मुझे काला रंग बहुत पसंद है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? जानते हैं दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इसे केरल राज्य ने जीता है। केरल राज्य ने पंजाब को हरा कर जीता है। और जो ये प्रतियोगिता है ये किसके तत्वाधान में हुई है? तो याद रखेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में सूरत के डूमस बीच पर फाइनल मैच हुआ है, जिसमें केरल राज्य जीता है पंजाब को हराकर। अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 23 जून 1937 को। अगर मैं इसका हेडक्वार्टर बताऊं कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और वर्तमान समय में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे जी। कल्याण चौबे, याद रखना कितना आसान है। एक बार दोस्तों एक व्यक्ति था, उसे पता नहीं था ये कौन सा गेम है, तो लोग खेल रहे थे और फुटबॉल खेल रहे थे। उसने बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? तो कहे ये गोल कर रहे हैं। कहने कितना गोल करेंगे? गोल तो है गोल तो पहले से है। उसने कहा भाई साहब ये फुटबॉल नहीं गोल कर रहे हैं, ये फुटबॉल मैच में गोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधा आदमी बहुत ही सरल होता है, तो उसे आप गलत मत समझिए, ठीक है? सीधे साधे रहिए, उसी में फायदा है। ये बात हो गई अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में याद रखेंगे कल्याण चौबे। हम फटाफट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष किसे चुना गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये अप्सरा अय्यर को चुना गया है, लेकिन इतनी जानकारी से आप खुश नहीं होते हैं। ये किसको चुना गया है? अप्सरा अय्यर को चुना गया है, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली हैं और 136 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। इस बात को याद रखेंगे। आइए थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे ही देते हैं ऊपर। ये भारतीय अमेरिकी छात्रा है। ये कैसी छात्रा है? देखिए, ये भारतीय प्लस अमेरिकी छात्रा है। 136 साल में पहली बार
भारतीय मूल की महिला अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल और उससे भी अच्छा जवाब, अरे सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है हर वर्ष। कब मनाया जाता है? देखिए समझिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। और इस बार जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है तो बताते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त वीडियो बन रही है, इसका कोई जवाब ही नहीं है कि नहीं? बताइए, है तो फिर बैठो मत, तुरंत लाइक का बटन दबाओ। इस बार 7 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई है? पहली बार यह कब मनाया गया था? आइए सब बात समझ लेते हैं दोस्तों। पहली बार ये मनाया गया था 2004 में मनाया गया था। पहली बार ये 2004 में मनाया गया था। इस बार इसका 20वां संस्करण था। और कहने का अर्थ दोस्तों ये था, इसको मनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि आजकल इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं होता है, इसलिए इंटरनेट की सुरक्षा की दृष्टि से इसे को मनाया गया। इंटरनेट का बेहतर उपयोग लोग जान सकें, इंटरनेट के बारे में लोगों को पता चल सके, उसकी अवेयरनेस को जान सकें, इसलिए ये सारे दिवस मनाए जाते हैं। आप फरवरी माह के जितने भी डेज मनाए गए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिंट के लिए बता दूं, 3 से 4 दिवस अभी तक मनाए जा चुके हैं। क्या आपको सारे दिवस पता है? अगर नहीं पता है तो अगर कोई विद्यार्थी लिखेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पास से लिखकर पिन कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। आइए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। कम समय में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास रहता है क्योंकि समय बहुत कीमती है। अरे काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में। और मुंबई कहाँ है भैया? मुंबई है महाराष्ट्र में। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? आइए यहीं पर आपको बता देते हैं कब से कब तक इसका आयोजन किया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव, देखिए 4 फरवरी से 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। किसका? काला घोड़ा कला महोत्सव। इसका नाम दोस्तों काला घोड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि महाराष्ट्र में एक काला घोड़ा नाम की एक प्रतिमा लगी हुई है, इसीलिए इसका नाम काला घोड़ा रख दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें काहे की प्रदर्शनी लगेगी। देखिए संगीत की लगेगी, वास्तुकला की लगेगी, भोजन की लगेगी, हैंडी क्राफ्ट की लगेगी और ग्राफिक्स आदि के अलावा भी और सारी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। ग्राफिक्स आदि के अलावा भी कई प्रदर्शनियां लगाई
ठीक है दोस्तों, ये जो है ये एक आर्ट फेस्टिवल है। ये जो काला घोड़ा फेस्टिवल है ये एक आर्ट फेस्टिवल है। आर्ट फेस्टिवल जिसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1999 में की गई। इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई, तो 1999 में की गई। कम से कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास रहता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तब भी पढ़ लीजिए। कोई कॉमेडी नाइट नहीं चल रहा है। अच्छा तभी लगेगा जब आप में जज्बा होगा, जीतने का जुनून होगा पढ़ने का, तभी आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या है, 1.5 GB इंटरनेट है, 2 GB खिसकाते रहो रील। मनोरंजन भी करिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत करिए, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि वो चीज़ें सत्य नहीं हैं। उनसे खुशी आपको भले मिल जाए थोड़ी देर के लिए, बाकी खुशी को खुशी नहीं मिलेगी। अरे वो जीवन ही क्या जो सिर्फ अपने लिए जिया। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं होती। आपने किसी दूसरे का पैसा खर्च किया है, आपका पैसा कोई दूसरा खर्च करेगा। आपको किसी दूसरे ने खिलाया है, आप किसी दूसरे को खिलाएंगे। अगर आप दूसरे को खिलाने के काबिल नहीं बन पाए तो आपको खाने का भी कोई हक नहीं है। बात अच्छी लगे हो तो मुस्कुरा दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मेरा बस आपको थोड़ा सा वैश्विक नॉलेज भी देने का प्रयास रहता है। थोड़ा सा कुछ आम जिंदगी के अनुभव भी आपसे साझा कर लेते हैं। कुछ देर क्लास चलने के बाद साझा करते हैं, क्योंकि जल्दी वाले निकल जाएं, जल्दी जिनको थी वो चले गए, वो कब के चले गए। बस आप पढ़ते रहिए, तभी तो कम होगा कंपटीशन। दुनिया अगर पढ़ने लगी तो इतनी नौकरियां कहाँ से लाएंगी, कटाव बहुत बढ़ जाएगी भाई, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी। हाई कटाव जाएगी तो हम लोगों को भी समस्या हो जाएगी। लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर वीडियो लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं, टाइम बहुत जल्दी बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो प्रश्न समझिए। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य के तुमकुरु नामक स्थान पर इसका उद्घाटन किसने किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये किसके अंतर्गत किया जाएगा, HAL के अंतर्गत किया जाएगा। थोड़ी सी इंक भर लेते हैं, फिर आपको HAL की फुल फॉर्म बताते हैं। पकड़िएगा, प्रयास करिएगा समझने का। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का भरपूर भंडारा चलेगा। जिसको जिसको प्रसाद लेना है रुका रहे, और जिसको नहीं लेना है वो चला जाए, फिर वो भंडारे की प्रसाद में लाइन लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और लिमिटेड। बस तो समझ जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। किसने की थी, तो ये की थी वालचंद और हीराचंद ने मिलकर की थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर पूछा जाए
बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बंगलुरु कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और अगर एक ही बात बचती है कहिए तो मैं वो भी लिखवा दूं, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी बचने वाला नहीं है। आइए एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष HAL के चेयरमैन व MD कौन है? तो उनका नाम है R माधवन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ जरूर आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर वीडियो लिख सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम हट भी जाते हैं। आप जरूर नोट कर लीजिए। वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से? वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से? अरे वो लोग और थे जो हार गए आसमान से, वो लोग और थे जो हार गए आसमान से। हमें तो हारने का कभी सीखा ही नहीं है, हमने तो कभी हारना जाना ही नहीं है। हम तो जीतने के लिए जानते हैं, या तो हम जीतते हैं और या फिर हम कुछ नया सीखते हैं, दो ही बातें होती हैं। आ जाइए फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलें। एशिया के सबसे हो गया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? देखिए भारत को, किसको दोस्तों? भारत को इंटरनेशनल, अभी बताएंगे ये सब होता क्या है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, सी बेड अथॉरिटी, सी बेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी दोस्तों क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी कहते हैं समुद्र की तरफ, जैसे ब्लू वाटर नीति थी वैसे ही ब्लू इकोनॉमी है। ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। अब दोस्तों कहेंगे ये सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है? देखिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है? तो ये देखिए समुद्र के अंदर खनिज प्रबंधन करने का काम करता है, खनिज प्रबंधन का काम किया जाता है। और ब्लू इकोनॉमी का मतलब यह है कि समुद्र के अंदर पानी से हम अपनी इकोनॉमी कितनी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर दमदार समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सा प्रश्न है आप हमसे एक बार साझा करके देखिए। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? अरे भारत भाई साहब, भारत। अब भारत जो है बहुत आगे निकल चुका है। भारत के लोगों को अभी कहना यही है कि अब जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े अब भारत देश को छू नहीं पाएंगे। वो दौर और था, वो जमाना और था जब तो हमारे देश में घुस आते थे। अब तो लगी है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, बस शंका के आधार पर ही उड़ा दिया जाएगा। इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तुम पार नहीं कर पाओगे। बॉर्डर भी है ना, बहुत युवा जा रहे हैं। यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग, अरे दोस्तों समझ जाना, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी
किसे बनाया गया है? तो याद रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय को नामित क्या, दर्जा प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय को दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ है? यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। इससे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन बन नहीं सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इतना तुम पढ़ के जाओगे तो निश्चित ही सफलता पाओगे। दोस्तों जितना मैं ऑनलाइन ही पढ़ा देता हूँ, ऑफलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये 1 घंटा जो है लगभग 35-40 मिनट आपको मेरी तरफ से रोज एक गिफ्ट क्लास के रूप में आती है। बस ये कर लीजिए। इसे कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोगों को ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगता तो वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगता तो वे इसे स्वीकार कर देते हैं। यूनेस्को की अगर बता सकते हैं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बताएं, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताएं और स्थापना वर्ष बताएं। ठीक है, ये आप लोग बताइए। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस क्वेश्चन को रखने का मेरा तात्पर्य बस इतना था कि दोस्तों बात एक ही है, क्वेश्चन को अलग तरीके से बस पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तब भी आप घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे देंगे कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना सेम 10 नंबर आंसर को लेकर थी। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा कि जब क्वेश्चन घुमा दिया जाता है तो आप पूरी तरीके से गोल गोल घूमते रहते हैं, पेपर में गलत करके आ जाते हैं, जिससे कि मंजिल थोड़ा सा दूर चली जाती है। मैं नहीं चाहता कोई भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा दिनों तक तैयारी करे। ईश्वर से मेरी ये कामना है विथिन 1 ईयर आप सिलेक्शन लेके चले जाएं, जयराम जी की हो जाए। कभी मिलिएगा तो मुस्कुरा दीजिएगा, हमें हमारी मेहनत मिल जाया करेगी, हमें हमारी मेहनत मिल जाया करेगी। आइए 2 प्रश्न और बचे हैं, इन्हें भी खल्लास करते हैं। VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 14 नंबर प्रश्न है। VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? अरे अपना है उत्तर प्रदेश। अपना कौन है? उत्तर प्रदेश। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? वो है इंडियन रेलवे मंत्री कौन है? जरा बताइए। मैं तो कई बार बता चुका हूँ, इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप के जरिए क्या किया है? डिलीवरी सुविधा यानी कि फूड डिलीवरी सुविधा प्रदान की है। ओके, ये थे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। अब आइए हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कुछ उपकरण हैं, उनके आविष्कार और उनकी खोजकर्ता के बारे में बात करेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ रुके हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक
बोनस के तौर पर गिफ्ट है। आइए बात करते हैं आविष्कारों की, आइए बात करते हैं उपकरणों की, जो कि प्रीवियस ईयर में खूब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और स्टैटिक जीके में हम उन सारे प्रश्नों को बाद से कवर करेंगे जिनको लोग छोड़ देते हैं, हम वही पढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन के खोजकर्ता या आविष्कारक कौन है? आविष्कारक, तो आविष्कारक कौन है? ये माइक्रोवेव ओवन के आविष्कारक हैं पर्सी स्पेंसर। पर्सी स्पेंसर। ट्रांसफार्मर के कौन है दोस्तों? ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। बैटरी के खोजकर्ता कौन है? बैटरी के खोजकर्ता है एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा। अब दोस्तों बस यही साइंस के खोजकर्ता और उपकरण 4-5 देखने हैं। कल मैं आपको इम्पोर्टेंट लोक नृत्य करा दूंगा, परसों आपको इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स बता दूंगा। इस तरीके से इतना दमदार तैयारी करेंगे कि आपने भी इसे कभी सोचा नहीं होगा। डायनमो। डायनमो के आविष्कारकर्ता कौन है? ये है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। डीजल इंजन। डीजल इंजन के आविष्कर्ता कौन है? रुडोल्फ डीजल। कंप्यूटर की बात करें, चार्ल्स बैबेज। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई होगी लेकिन जानकारी भरपूर है। रिवॉल्वर के कौन है? तो सैमुअल वोल्ट हैं रिवॉल्वर के। ये एक दोस्तों इसको याद रखेंगे, भूलेंगे कहीं नहीं, ठीक है? टेस्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, जानकर ये बहुत खुशी होती है। सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ में पढ़ाई करते रहें। जो विद्यार्थी किराए से लेकर रूम पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है दोस्तों कि माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसा भेजते हैं, अपना पेट काट कर दूसरे को पालना होता है। उनकी कम से कम इच्छाओं को खत्म मत होने देना, उनकी खुशी को तुम बर्बाद मत करना, उन्हें लुटने मत देना, उन्हें बर्बाद होने से बचा लेना। अपनी पढ़ाई के दम पर उनके चेहरे पर मुस्कान ला देना। और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा इस बार विशाल सर के यहाँ पढ़ रहा है तो जरूर सेलेक्ट होकर आएगा। मेरे यहाँ से एक विद्यार्थी के घर में पूछा गया कि कब तक रिजल्ट आएगा, उसने मुस्कुरा कर कहा बस जल्दी ही आएगा। और यही मुस्कान तुम्हारे माँ बाप के चेहरों पर होनी चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो सिलेक्शन लेके जिंदा नजर आओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कोई बात बुरी लगी हो तो क्या, कोई बात नहीं है, बुरी लगी है तो फिर कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो बस। बातों का क्या है, ये तो चंद दिनों की कुछ बातें हैं, ठीक है दोस्तों? कल मिलेंगे इसी समय अपनी क्लास